नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई बिंदु के साथ और एक नई घोषणा के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि अपने एक नई टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आज से ही शुरुआत हो रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं सोचता हूँ कि आप इसका अच्छे से लाभ उठाएँगे। हिंदी साहित्य से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में लगभग हम 200 टेस्ट इसमें होने जा रहे हैं। ये जो टेस्ट रहेंगे ये विशेष रूप से हिंदी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, नेट, सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उससे संबंधित ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज की मुख्य बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि इसमें 50 टेस्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रहेंगे और 50 टेस्ट डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से रहेंगे। 50 टेस्ट ऑल ओवर हिंदी साहित्य से, 50 टेस्ट हिंदी व्याकरण से, 200 ट्रिक भी करवाई जाएगी और 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। इन सभी की वीडियो कक्षाएं होने के बाद इन सभी की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया जाएगा और उसकी व्याख्या सहित ही पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। वो पीडीएफ प्राप्त होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर 63 771 24 802। क्या है? 63 771 24 802। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और संकुल SUNKUL इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम किस प्रकार से तैयार करेंगे या किस प्रकार से टेस्ट सीरीज होगी उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है ये सुबह और शाम दोनों समय, इसका टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप पर और इस पर प्राप्त हो जाएगा। और इसको जो सुबह और शाम दोनों समय इसकी एक एक कक्षाएं होंगी। सुबह जो कक्षा रहेगी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का साहित्य का इतिहास या डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से रहेगी। और शाम को जो क्लास होगी वो हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण से होगी। वो किस से होगी ये आपको बता दिया जाएगा बाद में, या टाइम टेबल में आपको दे दिया जाएगा। उसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी कि कब कब करेगा, ये तय है कि इसी तरह से चलेगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 दिन रविवार को अवकाश रहेगा। सोम से लेके सोम, मंगल और बुध 3 दिन नगेंद्र होगा। पहले 3 दिन नगेंद्र और आगे वाले 3 दिन क्या रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसी तरह उस तरफ पहले 3 दिन हिंदी साहित्य के इतिहास और फिर 3 दिन जो है वो व्याकरण की क्लास रहेगी। इस तरह से अपने इसको लेकर आगे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये क्या रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है उस तरह से नहीं दिए होंगे जिस तरह से एग्जाम में आने वाले होते हैं, या उस तरह से ये प्रश्नों को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास याद हो जाए। ये प्रश्न जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है और अलग अलग प्रकाशन जो रहते हैं उनकी अलग अलग पृष्ठ संख्या रहती है, लेकिन फिर भी अपनी क्या लगभग 1 से लेकर 20 तक की जो पृष्ठ संख्या है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से, उससे 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक टेस्ट जो है नगेंद्र का शुक्ल का 20 प्रश्न का ही रहेगा। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ 1 से 20 प्रश्न। तो आपके पास डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले आइए। तो लगभग उसके 20 प्रश्न पढ़ने हैं आपको। जैसे पहला जो टेस्ट रहेगा ये टेस्ट 1 है। पहला टेस्ट रहेगा वो 20 प्रश्न से। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रश्न से 1 प्रश्न लगभग रहेगा और आगे पीछे अपने उसको उस प्रश्न को इस तरीके से करेंगे कि उसकी व्याख्या सहित वो पूरा प्रश्न उसमें आ जाएगा। 1 से 20 तक और फिर 20 से 40 तक प्रश्न और फिर 40 से 60 तक इस तरह से रहेंगे। और इन सभी को अपने क्या करेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न ये है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा
संपादित। क्या है? संपादित। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ए, बै, से या फिर द, कब प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर आपको बता देना चाहता हूं, 1973 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में प्रकाशित हुआ था, 1973 ईस्वी में, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, जिसे हम ये कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बाकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उनके लेखक थे, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र उसके लेखक न होकर उसके क्या थे? संपादक थे। लेखक इनका एक मंडल था, पूरा बड़ा एक लेखक मंडल था जिसने इसके अलग अलग भागों को। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, जैसे जिस लेखक को, जिस साहित्यकार को, जिस विधा में या जिस क्षेत्र में महारत हासिल थी, उसी विधा को उस लेखक से लिखवाया गया है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे डॉक्टर नगेंद्र है, तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें एक पूरा लेखक मंडल है। लेखक मंडल है, उस लेखक मंडल में डॉक्टर नगेंद्र है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एक तो इसकी भूमिका लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास की, और दूसरा इन्होंने उपसंहार भी लिखा है। क्या लिखा है? उपसंहार। ये दोनों चीजें इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है? ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कुछ लिखा है? एक तो भूमिका लिखी है और एक इसका उपसंहार लिखा है। क्या? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो संपादक की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जो थे वो तो मुख्य संपादक थे। डॉक्टर नगेंद्र क्या थे? मुख्य संपादक। और जो सहायक संपादक थे वो थे थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरे, हरदयाल। ठीक है ना, आप हरदयाल याद करिए, लाला हरदयाल है शायद या डॉक्टर हरदयाल है, वो इसके सहायक संपादक रहे थे। किसके? इसके। ठीक है ना। उसी तरह से इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी भूमिका और उपसंहार। इसके अलावा इन्होंने लिखा था रीतिकाल की उपलब्धियां, रीतिकाल की उपलब्धियां। उसके साथ इन्होंने लिखा था काल विभाजन और नामकरण। ये जो अध्याय है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से, ये अध्याय डॉक्टर नगेंद्र ने लिखे थे। इसके अलावा जैसे संत काव्य है, संत काव्य में किसको महारत हासिल थी? परशुराम चतुर्वेदी को। तो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। उसके अलावा हम रीतिबद्ध की बात करें, रीतिबद्ध किसने लिखा था? तो रीतिबद्ध किसने लिखा था? भगीरथ मिश्र ने लिखा था। इसी अलावा गद्य साहित्य जो है, गद्य साहित्य में किसको महारत हासिल थी? रामचंद्र तिवारी को। तो रामचंद्र तिवारी जी ने गद्य साहित्य लिखा है। इस तरह से इसलिए डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको उन विद्वानों ने मिलकर लिखा है जो अपने अपने क्षेत्र के सर्वे सर्वा थे। इसी तरह हम क्या नाम है उसका, सूफी काव्य की बात करते हैं। तो सूफी काव्य किसने लिखा था? सूफी काव्य लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सॉरी, सूफी काव्य के बजाय उन्होंने इसको कहा प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक काव्य। किसने लिखा? ये गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने ये लिखा है। तो इस तरह से जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, अलग अलग विद्वानों ने लिखा है। तो इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। ठीक है।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दो है प्रश्न संख्या। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक मंडल में नहीं था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक मंडल में नहीं था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक मंडल में नहीं था। कौन नहीं था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन नहीं था? इसमें नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इस लेखक मंडल में नहीं थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी सभी थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जैसे मैंने कहा था कि महारत हासिल, तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो भाषा का, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से जो अध्याय है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा था। क्या नाम है? हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। तो इसको किसने लिखा था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक खंड काव्य। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने क्या लिखा था? संत काव्य। संत काव्य पर किसने लिखा? परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा था। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ए, बैस है और द किसका कथन है? अगर आपने पढ़ा है या तैयारी कर रहे हैं या पहला टेस्ट है नहीं पढ़े हैं तो बता देना चाहता हूँ, इलियट का। अब आप सोचेंगे कि इलियट का कथन यहाँ किस में आ गया? तो अपने को इलियट से नहीं मतलब, अपने को मतलब किस बात से है कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास कहने से तात्पर्य कि जैसे ये कथन आ गया। अब आपने क्या पढ़ा? आपने तो इलियट पढ़ा था। आप इलियट पढ़कर गए और कहीं ऐसा हुआ कि इलियट जो भी हमने पढ़ा था या हमारे पाठ्यक्रम में कहीं इलियट था और इलियट के बारे में हमने पढ़ा भी, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हमने देखा कि जब पेपर हुआ तो उस पेपर में ये कथन आ गया और ये कथन हमें नहीं आ रहा था। तो हम सोचते हैं कि इलियट तो मैंने पूरा पढ़ा था लेकिन ये कथन नहीं आया। तो लेकिन उसने क्या किया? उसने इस कथन को इलियट के रूप में न देकर हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में ये प्रश्न उन्होंने दे दिया। तो ऐसी स्थिति में ये हमें याद क्या करना है? हमें ये याद करना है कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमें याद करनी है। तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कथन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, अतीत भी क्या है? वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 4। अब इसने लिखा है शौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। शौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। शौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। अब इसमें क्या देगा? शौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा। तो एक हमें ध्यान रखना है अच्छे से, वो क्या रखना है? वो हमें रखना है कि एक होती है अपभ्रंश, हिंदी में जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? तो एक होती है अपभ्रंश, एक होती है उपभाषा और एक होती है बोली। ठीक है ना? एक होती है अपभ्रंश, एक होती है उपभाषा और एक होती है बोली। मतलब ये सारे उस भाषा के रहेंगे, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश से निकली है। तो आपसे पूछेंगे कि अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है? तो उस अपभ्रंश के कितने भाग थे? उस अपभ्रंश के भाग थे, 3 भाग थे। एक शौर सैनी अपभ्रंश, एक मागधी अपभ्रंश और एक अर्धमागधी अपभ्रंश। ये 3 भाग थे। अपभ्रंश की बात करते हैं तो शौर सैनी अपभ्रंश कितने भाग थे? अपभ्रंश के, अपभ्रंश की हम बात करते हैं तो इसके 3 भाग थे। और उपभाषा की बात करते हैं तो इसके 5 भाग थे, इसके 5 भाग थे। और बोली की बात करते हैं तो हिंदी में 17 बोलियां आती हैं। हिंदी में कितनी आती है? 17 बोलियां आती है। कैसे आती है ये भी मैं बता देता हूं आपको धीरे धीरे, कि जब भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये बोली जो है किस अपभ्रंश से निकली है, तो हमें क्या करना होता है कि ये बोली सबसे पहले तो हम लेके जाएंगे कि बोली किस उपभाषा की है। क्या करेंगे हम कि ये बोली जो है वो किस उपभाषा की है और फिर वो उपभाषा किस अपभ्रंश से आई है। क्योंकि अपभ्रंश से क्या होगा? अपभ्रंश से क्या निकलेगी? उपभाषा। और उपभाषा से क्या निकलेगी? बोली। इस तरह से तो जब पूछा क्या जाता है, पूछा हमसे बोली जाता है
क्या पूछा जाता है? बोली। और पूछा क्या जाता है कि यह बोली किस अपभ्रंश से निकली है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ता है कि हमें ध्यान करना होता है कि बोली जो है वो किस उपभाषा से है और वो उपभाषा जो है वो किस अपभ्रंश से है। इस तरह से हम उस उत्तर तक पहुंच पाएंगे। सीधा पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, एक सूत्र के माध्यम से ही याद करने का प्रयास करते हैं। अब शोरसेनी अपभ्रंश, अब इसको किस तरह से याद करेंगे? इसको हम याद कर सकते हैं कि जैसे एक छोटी सी सारणी बना देता हूं मैं कि जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश में कौन कौन सी आ जाती है? वैसे तो जो भाषा पूर्व भाषा उसके बहुत सारे अपभ्रंश के भाग आते हैं, हम वो याद नहीं करेंगे, वो तो हर किताब में करवाया जाता है। हम अपभ्रंश देखेंगे कि जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ था वो कौन कौन सी अपभ्रंश थी। तो उनकी संख्या हम सिर्फ 3 मानते हैं। सबसे पहले ये जो शोरसेनी अपभ्रंश, ये जो सारणी आप बना लोगे तो आसानी से आप कोई भी बोली और कोई भी उपभाषा के बारे में जान जाएंगे। शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा आएगा हमारे पास मागधी अपभ्रंश और तीसरा हमारे पास आ जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा क्या है हमारे पास? अर्धमागधी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। अब हमें पूछा जाए कि कितनी अपभ्रंश है या कितनी अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव होता है, तो उनकी संख्या मानी जाती है 3। अब आता है शोरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाएं निकली, इनसे उपभाषाएं कितनी निकली है। तो उपभाषाओं की हम बात करेंगे तो हम आ जाते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली थी। एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी और तीसरी पहाड़ी। ये 3 जो है ये क्या है? उपभाषाएं। इन्हें हम क्या कहेंगे? उपभाषाएं। 3 हो गई। 3 के बाद हम आते हैं आगे मागधी से। मागधी से कौन सी निकली थी? मागधी से निकली थी बिहारी। अब ये भी हमें याद रखना है कि बिहारी क्या है? बिहारी एक उपभाषा है। और अर्धमागधी से कौन सी निकली है? अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ये हो गई। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 और 5। तो कुल उपभाषाएं कितनी है हिंदी में? 5। याद रख लेना। अपभ्रंश 3, उपभाषाएं 5 और इन उपभाषाओं से जो बोलियां निकलती है वो कितनी है। अब पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? इनकी संख्या है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत है। और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भाषा वाला पार्ट है वो किसने लिखा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। तो ये जो विभाजन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, ठीक है ना। तो उसमें क्या निकलेगा? पश्चिम हिंदी में कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, बागरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में कौन सी डिवाइड किया उन्होंने? पश्चिमी राजस्थानी, इसको बोला है उन्होंने मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी, इसको बोला उन्हें जयपुरी। फिर आ जाता है
उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी के अंदर आ जाएगा मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी इसमें आ जाएगा मालवी। दक्षिणी राजस्थानी में क्या आ जाएगा? मालवी। राजस्थानी के अंदर पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी, इस तरह से। उसके बाद आता है पहाड़ी। पहाड़ी के अंदर पहला आ जाएगा पश्चिमी पहाड़ी, पहला आ जाएगा इसके अंदर पश्चिमी पहाड़ी, पहला इसके अंदर पश्चिमी पहाड़ी। फिर आ जाएगा मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? इसके जो नाम है मध्यवर्ती पहाड़ी के, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये इसके पास जो है नाम रहेंगे, अन्य नाम। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। उसके बाद बिहारी आता है, तो बिहारी में कौन कौन से आ जाएगी? बिहारी में आ जाएगा मगही, मैथिली और भोजपुरी। और पूर्वी हिंदी में कौन सा आ जाएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये रहेगा हिंदी का विभाजन। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा क्या है कि जो भाषा है, तो अपभ्रंश के, अपभ्रंश अनेक अपभ्रंश, अपभ्रंश की संख्या 7 या 8 के लगभग आता है। पैसाची है और महाराष्ट्री है, ब्राचड़ है, ठीक है ना। इस तरह से ये 7-8, शोरसेनी हो गया, मागधी हो गया, अर्ध मागधी हो गया, ये 7-8 भाग है किसके? अपभ्रंश के। लेकिन उनमें से 3 भाग ऐसे हैं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ था। वो 3 भाग कौन से हैं? वो 3 भाग है शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ये 3 ही भाग है अपभ्रंश के जिनसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ था। अब इन 3 से कितनी उपभाषाएं निकली जो हिंदी की थी? वो निकली है 5। उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम शोरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं, तो उनसे 3 उपभाषाएं निकली है। कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी। एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी, ये 3 उपभाषाएं निकली है। फिर हम आते हैं मागधी पर, तो मागधी से एक ही उपभाषा निकली है, वो है बिहारी। फिर हम आते हैं अर्धमागधी से, तो अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। अब ये आगे कितनी आ गई उपभाषाएं? कितनी आ गई उपभाषाओं की बात करें तो 5 आ गई। अब हम बोलियों की बात करते हैं, तो बोलियों की उपभाषाओं से पहले कितनी उपभाषाएं थी? कुल कितनी उपभाषाएं गिनी अपने? 5। पहली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली थी? 5 बोलियां। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5। उसके बाद आता है राजस्थानी। राजस्थानी से कितनी? 4। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और उसके साथ साथ दक्षिणी राजस्थानी। जो पश्चिमी राजस्थानी है उसका नाम है मारवाड़ी, जो पूर्वी राजस्थानी है उसका नाम है जयपुरी, और जो है उत्तरी राजस्थानी उसका नाम है मेवाती, और जो दक्षिणी राजस्थानी है उसका नाम है मालवी। फिर आता है पहाड़ी। पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, और फिर आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अन्य नाम भी है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा कौन सा है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद हमारे पास आता है मगही, मैथिली, भोजपुरी। उसके बाद हमारे पास आती है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये बोलियों की संख्या कितनी होगी? बोलियों की संख्या होगी
बोलियां कितनी होगी? बोलियों की संख्या होगी 17। इस तरह से 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, ये सब क्या है? हिंदी का ही एक रूप है। इन्हीं से हिंदी बनी है और इनसे मिलकर हिंदी चलती है। ये है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो ये पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 पर। क्या है प्रश्न संख्या 5? अच्छा, इसका शोर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है, तो क्या है शोर सैनी अपभ्रंश की? मैंने आपको बता ही दिया था। शोर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। शोर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी भी है, ये दोनों ही नहीं है। पूर्वी हिंदी और गुजराती, ये दोनों ही शोर सैनी अपभ्रंश का नहीं है, क्योंकि पूर्वी हिंदी जो है वो किसका अपभ्रंश का है? अर्धमागधी का है। तो हम यहाँ चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, पहाड़ी कर सकते हैं। पहाड़ी करने से ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पहाड़ी कर सकते हैं। पहाड़ी करने से उत्तर हमारा द हो जाएगा, गुजराती। ठीक है ना, उत्तर हमारा हो जाएगा द, गुजराती। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। बिहारी क्या है? ध्यान रखना है हमें। बिहारी क्या है? उपभाषा है। बिहारी क्या है? एक उपभाषा है। इसकी बोली नहीं है। अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो मैंने पहले ही आपको बताया था बिहारी उपभाषा की बोलियां कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये किसकी है? बिहारी उपभाषा की। और अवधी जो है वो किसकी है? अवधी है पूर्वी हिंदी की। किसकी है? अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बताई थी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ न केवल डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको करवाया जाएगा। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास है, सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालकर आप लोगों को सौंप दिया जाएगा याद करने के लिए। और याद करने के लिए नहीं, यहाँ याद भी करवाया जाएगा, ट्रिकें बताई जाएगी और रट्टा भरवा दिया जाएगा अच्छे से। किस बोली का उपनाम कौरवी है? किस बोली का उपनाम कौरवी है? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो साथियों किस बोली का? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का उपनाम है, क्या है? खड़ी बोली का उपनाम कौरवी। खड़ी बोली का है उपनाम कौरवी। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। क्या है प्रश्न संख्या 7? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश हुआ था? अब देखो, जो मैंने कहा था वही हुआ यहाँ कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। हम जब ब्रज भाषा की बात करते हैं तो देखते हैं पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, शोर सैनी, ये सभी की सभी क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश। पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और शोर सैनी अपभ्रंश है। अब हम अपभ्रंश की बात करते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश हुआ था? अब वही बात मैंने कहा था कि किस तरह से चलना है अपने को। ब्रज भाषा, कोई भी भाषा बोली पूछी जाए तो उसको हम कहाँ लेके जाना है? पीछे लेकर जाना है। अब हम देखते हैं कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ था। तो ब्रज भाषा का विकास हुआ था पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पश्चिमी हिंदी के कौन कौन से भाग थे? कौन कौन सी बोलियां थी पश्चिमी हिंदी में? 5 बोलियां थी। खड़ी बोली, दूसरा ब्रज, तीसरा बांगरू, चौथा बुंदेली और 5वां थी कन्नौजी। तो ब्रज भाषा किसका होगी? पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा। तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली थी? शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे निकली थी? शोर सैनी अपभ्रंश से। शोर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली थी? शोर सैनी अपभ्रंश से निकली थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। 3 उपभाषाएं निकली थी। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी निकली थी। तो उत्तर क्या रहेगा? शोर सैनी। उत्तर क्या रहेगा? शोर सैनी अपभ्रंश से। हरियाणवी बोली का अन्य नाम है। हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? ए, बैस है या फिर द?
ए बै से या फिर द। तो हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? ए बांगरू। हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? बांगरू है। कोरवी किसका नाम है? खड़ी बोली का। अन्य जो सारे नाम है वो खड़ी बोली के है। खरी या खड़ी बोली, ये सारे खड़ी बोली के ही है, ठीक है ना। और बांगरू जो है वो हरियाणवी का है। और हरियाणवी जो है ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी किसकी है? शौरसेनी अपभ्रंश की। बोली व उसके क्षेत्र से संबंधित असंगत क्रम है। बोली व उसके क्षेत्र से संबंधित असंगत क्रम है ए बै से या फिर द। मैथिली, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। पूर्वी राजस्थानी, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, बघेली, बिलासपुर, रायपुर, नंदगांव। द अवधि, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर। तो कौन सा है इसका उत्तर? देखिए बताइए 9 नंबर का। मैथिली, पूर्वी राजस्थानी, बघेली, अवधि किसके जो क्षेत्र हैं वो सही नहीं है। मैथिली का पूर्णी, दरभंगा, मुंगेर। अब मैथिली किससे निकली हुई है? मैथिली निकली हुई है बिहार से, बिहारी से। तो ये बिहारी क्षेत्र, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर, ये सारे किसके क्षेत्र है? बिहार के क्षेत्र हैं। तो कोई समस्या नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। असंगत क्रम ढूंढना है हमें, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थान कौन सा है? जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है, असंगत नहीं है, ये भी संगत है। बघेली, अवधि जो क्षेत्र है ये कौन सा? यूपी वाला क्षेत्र, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर। सीतापुर नाम आते ही, फतेहपुर नाम आते ही, ये सही है, ठीक है ना। एक मात्र रह जाता है बघेली। बघेली, बघेली का जो क्षेत्र है वो ये असंगत क्रम है। बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली जाती है रीवा, सतना, नाडोल, रीवा, सतना, नाडोल, और बस ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनके अंदर रीवा, सतना, नाडोल 2-3 याद कर लो चाहे। बोली का क्षेत्र, एक बोली का क्षेत्र अभी अपने सिर्फ डॉक्टर नगेंद्र कर रहे हैं। बोलियों को जब आएगा तो बोलियों की भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, वो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी जाएगा कि उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं। बोलियों को एक स्वर में रखकर एक ऐसी ट्रिक बनाई गई। ट्रिक मतलब ऐसे आलतू फालतू सी ट्रिक नहीं है, स्वर में रखकर ट्रिक बनाई गई है कि एक ही शब्द बोलते ही आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है उर्दू का शाब्दिक अर्थ है ए बै से या फिर द। ए बै से या फिर द, तो उत्तर है द। उपर्युक्त सभी शाही शिविर, खेमा, फौजी पड़ाव। शाही शिविर, खेमा, फौजी पड़ाव, ये उर्दू के क्या है? शाब्दिक अर्थ है। आगे चलते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो क्या बहुत है जो हिंदी बाख्यो। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है? ए बै से या फिर द। ए बै से या फिर द किसकी है? तो नूर मोहम्मद की। किसकी है ये पंक्तियां? नूर मोहम्मद की है। किसकी है ये पंक्तियां? नूर मोहम्मद की। हिंदी में कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? हिंदी में कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? तो मैं पहले बता चुका हूं कितनी उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं की बात करते हैं। ए बै से या द आप बता दो, मैं तो बता ही रहा हूं। 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं मैंने बता ही दिया था। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, मागधी और अर्धमागधी। मागधी और अर्धमागधी, ये 5 क्या है? उपभाषाएं। बोलियां आपको बताई दी थी, 17 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कनौजी। खड़ी बोली में कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। 5 कितनी हो गई? 5। उसके बाद आता है राजस्थानी। राजस्थानी में कितनी आती है? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। 4। पहाड़ी में कितनी आती है? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। 2। मागधी में कितनी बिहारी में कितनी आती है? बिहारी में आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। 3 कितनी आती है? 3। मगही, मैथिली, भोजपुरी 3। और उसके बाद आता है बिहारी के बाद आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी आती है? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कुल कितनी होगी? 5 और 9 9 तो 11, 11 और 6 17। तो ये 17 बोलियां आती हैं। हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ? किस अपभ्रंश से नहीं हुआ? ध्यान लगाना। क्या ध्यान लगाना है? ध्यान ये लगाना है कि हिंदी भाषा का विकास
किस अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो अपभ्रंश मैं आपको बता ही रहा हूं कितनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ए बैस है उत्तर। तो 3 अपभ्रंश से हुआ है। इन 3 अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। मैं पहले बता चुका था अपभ्रंश की कितनी संख्या है, 3 है। तो पैशाची जो है वो इसका उत्तर है। पैशाची अपभ्रंश से हिंदी का विकास नहीं हुआ है। तो कितनी है अपभ्रंश? 3 अपभ्रंश, शौरसैनी से, मागधी से और अर्ध मागधी से। इसको विस्तार से पहले बता चुका हूं। ये सारे के सारे प्रश्न भाषा से संबंधित, ये नहीं और भी जो पहले मैं एक ट्रिक बता चुका हूं उसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे। सिर्फ क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न आएंगे भाषा और बोलियों से संबंधित वो उसमें से निकल आएंगे आपके। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे? अपभ्रंश की हम बात करें तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे। कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। कौन कौन से स्वर थे? 8। ए और आ, ए और ई, ऊ और ऊ। इसके बाद आएगा ए और ऊ। ठीक है ना। आगे वाले जो ये कितने स्वर हो गए? 8 स्वर। कितने हो गए? 8 स्वर। जो दूसरे हैं वो नहीं थे हिंदी में। बाद में इनमें किस किस का विकास हुआ? एक तो री नहीं था हिंदी में। कितने अभी? 11 स्वर है। तो कौन सा? एक तो री नहीं था और एक आई और औ नहीं थे। ये जो हिंदी में ये जो नए आ गए री, आई और औ, ये जो है अपभ्रंश में नहीं थे। अपभ्रंश में ये 8 स्वर थे, ए, आ, ई, ऊ, ए और ओ। ठीक है। और ये किसके अनुसार है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगभग प्रमाणिक है कि अपभ्रंश में 8 ही स्वर थे और वो स्वर ये 8 थे। वर्तमान में हिंदी भाषा है, वर्तमान में जो हिंदी भाषा है वो है ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो वर्तमान में जो हिंदी भाषा है वो है वियोगात्मक है। क्या है? हिंदी भाषा जो वर्तमान में है वो वियोगात्मक है। वियोगात्मक क्यों है? क्योंकि पहले क्या थी? पहले जो अपभ्रंश थी या संस्कृत जो थी वो संयोगात्मक थी। संयोगात्मक का मतलब कारक और जो क्रियाएं होती थी वो साथ में जुड़ी रहती थी शब्द के साथ में। जैसे राम रामय रमो, ज़्यादा संस्कृत मुझे नहीं आती है, ठीक है ना। राम रामय रमो, तो वो उसी के अंदर ही जुड़े रहते थे। विभक्तियां या कारक या क्रियाएं जो होती थी वो अलग से नहीं होती थी। और बाद में हिंदी में जैसे कारक क्रियाएं जो है वो अलग से विभक्तियां अलग होने लगी तो उससे क्या होगा? वियोगात्मक होगी। इसलिए उसको वियोगात्मक कहने लगे। जैसे कारक का प्रयोग है, विभक्ति का प्रयोग है या क्रिया का प्रयोग है वो अलग से होने लग गया। पहले उसके अंतर्गत ही होता था अंदर साथ, इसलिए संयोगात्मक थी और बाद में वो वियोगात्मक हो गई। अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश भाषा क्या थी? इसका मैं पहले बता चुका हूं आपको। अपभ्रंश भाषा क्या थी? वो संयोगात्मक थी। ठीक है ना। हिंदी क्या है? वियोगात्मक है। और अपभ्रंश भाषा क्या थी? संयोगात्मक थी। उत्तर है ए। बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? वही बात जो मैंने आपको बताई थी। बिहारी भाषा का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ था? किस अपभ्रंश से हुआ था? शौरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण, मागधी। शौरसैनी, अब वो आपको अगर शुरुआत में मैं एक सारणी लिखवा कर आया हूँ, वो सारणी आप याद कर लोगे तो सारे प्रश्न जो उसमें दिया डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा से संबंधित दिए हुए हैं वो लगभग आपको याद हो जाएंगे। बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? बिहारी भाषा का, तो बिहारी भाषा का आप देख सकते हो किससे हुआ था? ए बैस है द, मागधी से। ठीक है ना। किससे हुआ था? मागधी से हुआ था। कैसे हुआ था? चलो ज़्यादा बता ही चुका हूँ मैं। 18 पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ था? पूर्वी हिंदी का विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? किस अपभ्रंश से हुआ था? पूर्वी हिंदी का विकास है तो वो किससे हुआ था? अर्धमागधी से। किससे हुआ था? अर्धमागधी से। मागधी से, अर्धमागधी से किसका हुआ था? पूर्वी हिंदी का। मागधी से किसका हुआ था? बिहारी का। मागधी से किसका हुआ था? मागधी से हुआ था बिहारी का। और महाराष्ट्री का अपने को कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण का भी अपने को कोई लेना देना नहीं। वैसे ही देखा जाए तो ये दोनों तो वैसे ही निकल जाती है क्योंकि इन दोनों से हिंदी का विकास हुआ ही नहीं था। ये दो ही बस्ती, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है ना। और कुल 3 ही भाषाएं थी। तीसरी आती है शौर से अपभ्रंश थी जिनसे हिंदी का विकास हुआ, वो थी शौरसैनी। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न है हमारा। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है।
ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। आगरा, मथुरा, एटा, मेरठ। आगरा, मथुरा, एटा, मेरठ। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है ब्रजभाषा का? मेरठ जो है वो किसका है? ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 20, पीलीभीत क्षेत्र में हिंदी की कौन सी बोली बोली जाती है? पीलीभीत क्षेत्र में हिंदी की कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी। तो बताइए कौन सी पीलीभीत क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? पीलीभीत क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बता सकते हैं आप है, बैस है या फिर द। कन्नौजी। पीलीभीत क्षेत्र में कन्नौजी बोली बोली जाती है। पीलीभीत क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली, बघेली या छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती। तो ठीक है साथियों, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से आज के 20 प्रश्न पूरे हुए और इसी तरह से लगभग हम इसके टेस्ट लगातार लेते रहेंगे और आप 1 से 20 प्रश्न पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक टेस्ट रहेगा। लगभग आप आइडिया से 20 प्रश्न पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। और इसकी अन्य जो भी टेस्ट, जरूरी नहीं है कि टेस्ट 20 ही प्रश्न का रहे, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। शुरुआत में इन जो 1 से 20 के प्रश्न है इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं बढ़ रहे थे। आगे अगर बन रहे होंगे तो ज़्यादा बना दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर ऐसा लगेगा कि अलग से टेस्ट की ज़रूरत है, कम प्रश्नों बनाने की या प्रश्न की संख्या बढ़ाने की पड़ेगी, तो बढ़ा भी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने बहुत से विद्यार्थियों के बीच में अभी डाटा की समस्या रहती है, उसी वजह से थोड़ी मैंने छोटे ही क्या है कि वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना समय दिया। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि हिंदी से जुड़िए, विश्वास रखिए। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको करवा सकें हिंदी और याद भी करवा सकें। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।